हेलो गाइस, तो आज आपका बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर साइकोलॉजी का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे उनके बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी कि खंड ब से जो रिलेटेड लघु उत्तरीय के क्वेश्चन आते हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन बी यानी खंड ब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें आपको डेली 10-5 क्वेश्चन आपको इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि बाल मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। तो बाल मनोविज्ञान क्या है उसकी एक परिभाषा देना है। तो किस तरह से लघु उत्तरीय में लिखना है। तो उत्तर क्या है हमारा, बाल मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए क्या दिया गया है, बाल मनोविज्ञान को अर्थ यानी जो इसका अर्थ है उसको स्पष्ट करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग मत दिए हैं, यानी कि अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कुछ परिभाषाएं प्रमुख यानी कि कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित आपको नीचे दिए गए हैं। यानी कि जो बाल मनोविज्ञान का जो परिभाषा है उसमें यानी कि उसको स्पष्ट करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने यानी कि जो तरह तरह के वैज्ञानिक हैं, अलग अलग वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अपना अलग अलग अपने दिमाग के अनुसार अपने मत के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दिए हैं। तो आपको इस तरह से लिखना है। तो पहला क्या दिया गया है, तो पहला है क्रो एंड क्रो के अनुसार, ठीक है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करता है। क्या है, बाल मनोविज्ञान वह अध्ययन है जो यानी कि जो व्यक्ति के विकास को यानी व्यक्ति का विकास प्रारंभिक यानी कि किशोरावस्था से गर्भकाल अवस्था से किशोरावस्था तक करता है। इस आप छोटे से शब्दों में इतने में लिख सकते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोवैज्ञानिक वह अध्ययन है, बाल मनोविज्ञान वह अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास को यानी जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से यानी कि गर्भकाल के दौरान प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करता है। ये था क्रो एंड क्रो के अनुसार उनकी परिभाषा। अब नेक्स्ट क्या हमारा अगला दिया है, आइजनेक के अनुसार। क्या दिया है, आइजनेक के अनुसार बाल मनोविज्ञान दिया है बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से संबंधित विज्ञान है। यानी कि बाल मनोविज्ञान क्या है, बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से संबंधित विज्ञान है। जो बाल मनोविज्ञान है वो बालक की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से संबंधित विज्ञान है। जो शिशु जन्म से पूर्व, जन्म के समय, शिशावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तथा बालक में मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी कि शेषावस्था जिसमें यानी बाल मनोविज्ञान के अंतर शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तथा बालक में मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यह आइजनेक के अनुसार इनकी परिभाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स ड्राइवर यानी कि जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की परिभाषा। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक करती है। यानी कि आप इसका भी यानी कि इस तरह से भी परिभाषा बोल सकते हैं, बाल मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक उसका अध्ययन करती है, ठीक है। यानी कि जो प्राणी के विकास का अध्ययन यानी कि जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक करती है। दिया है उपयुक्त। अब उसका निष्कर्ष क्या है, तो उपयुक्त सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि यानी कि इन सभी जो तीनों वैज्ञानिक थे इनकी क्या दिया है, तीनों वैज्ञानिक क्रो एंड क्रो, आइजनेक और जेम्स ड्रेवर, उपयुक्त सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि बाल मनोविज्ञान बालकों के विकास और व्यवहार के सभी पक्षों का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक वैज्ञानिक तरीके से करता है। क्योंकि प्राणी का जीवन जन्म के समय से नहीं अपितु जन्म पूर्व गर्भाधान के समय से ही प्रारंभ हो जाता है, अतः प्राणी का विकास जन्म पूर्व से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक किसी न किसी रूप में चलता रहता है। बाल मनोविज्ञान
इसी विज्ञान का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक करता है। तो ये थी, आप इतना यदि नंबर यानी कि लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर 10 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप बाल विज्ञान की परिभाषा दे सकते हैं। तो इन वैज्ञानिकों को याद रखिए, अपने मन के अनुसार इसको लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है कि मानव या बाल विकास को परिभाषित करना है हमें। तो किस प्रकार से परिभाषित करेंगे मानव या बाल विकास को? तो उत्तर क्या है, बाल विकास से तात्पर्य है बालकों के सर्वांगीकरण। ठीक है, यानी जहाँ पर बाल विकास किया जाए वहाँ पर, तो बाल विकास से तात्पर्य है बालकों के सर्वांगीकरण विकास से, यानी कि जहाँ पर बाल विकास पूछा जाए वहाँ पर बालक से संबंधित विकास होगा वहाँ पर, यानी कि बालकों से संबंधित होगा, बालकों से रिलेटेड होगा। तो बाल विकास से तात्पर्य बालकों के सर्वांगीकरण विकास से है, यानी बालक विकास का अध्ययन, बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई है। यानी कि जो बाल विकास का है उसका अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई है, जो बालकों के व्यवहारों का अध्ययन गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करती है। यानी कि गर्भकाल से लेकर परिपक्वावस्था तक करती है, बालकों का जो अध्ययन करती है, यानी कि इसका एक अलग से विभाग बनाया गया है। नेक्स्ट क्या है, हरलाक ने इस संबंध में कहा है, नहीं वैज्ञानिक है, हरलाक एक वैज्ञानिक है, तो इन्होंने इस संबंध में कहा है कि बाल मनोविज्ञान का नाम, यानी कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए किया गया है, बाल मनोविज्ञान का नाम यानी कि बाल विकास इसलिए किया गया है क्योंकि अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी कि बाल विकास कहा जाए, बाल मनोविज्ञान न कहकर अब बाल विकास कहा गया है, क्योंकि इसमें बालक के सभी विकास के पहलुओं को केंद्रित किया जाता है, बताया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम। तो आगे दिया है, बाल विकास के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। बाल विकास के संबंध में जो अलग अलग विद्वान हैं उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं। इसके पहले हमने बाल विकास की जो परिभाषा थी उसमें यानी कि विभिन्न, यानी कि किसके किसके अनुसार था, अजनेक के अनुसार, जेम्स डेविस के अनुसार, और किसके अनुसार था, क्रो एंड क्रो के अनुसार था शायद ना, तो तीनों के अनुसार थे। तो यहाँ पर भी देखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन, यानी कि बाल मनोविज्ञान, यानी कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक का अध्ययन गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करता है। यह क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास की क्या थी, परिभाषा थी। और डार्विन के अनुसार बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है। डार्विन के अनुसार, डार्विन ने अपने परिभाषा में यह कहा है कि बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है। क्या है, बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार के अध्ययन गर्भकाल से मृत्यु पर्यंत करता है। यानी कि इनकी भी परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार ही मिलती है, बल्कि इसमें इन्होंने व्यवहारों का विज्ञान कहा है। यानी कि बाल विकास व्यवहारों का वह अध्ययन है जिसमें बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होता है। नेक्स्ट है हरलाक के अनुसार। तो हरलाक ने अपने परिभाषा में कहा है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं, यानी कि सभी पहलुओं को, यानी सभी पहलुओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। तो इस तरह से आप बाल विकास और मनुष्य में, यानी कि मनुष्य के विकास में अंतर बता सकते हैं। से आप अंतर बता सकते हैं, मानव विकास और बाल विकास में अंतर आप बता सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं। और हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, बाल विकास के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम, क्या दिया गया है। उत्तर, बाल विकास का, यानी बाल विकास क्षेत्र का अत्यंत ही विस्तृत और व्यापक है। जो बाल विकास है उसका क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत और व्यापक है। यह बालक के विकास के सभी पहलुओं, यानी सभी आयामों, स्वरूपों, असमानताओं, शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों तथा उनको प्रभावित करने वाले
तत्वों जैसे परिपक्वता और शिक्षण, वंशानुक्रम और वातावरण आदि सभी पहलुओं का अध्ययन यानी सभी चीज़ों का अध्ययन करता है। वर्तमान समय में इतना ही अधिक महत्वपूर्ण विषय हो गया है, यानी कि वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम में यह विषय इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि दिनों दिन इसका विस्तार बढ़ता जा रहा है। बाल विकास के विषय के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि इनके जो क्षेत्र हैं, पहला क्षेत्र कह दिया गया है हमारा, तो पहला क्षेत्र है हमारा बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। तो पहला क्षेत्र है तो प्राणी के जीवन प्रसार में अनेक अवस्थाएं होती हैं, जैसे गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था और बाल्यावस्था, वयसंगिकी और किशोरावस्था। बाल विकास केवल बाल्यावस्था का ही अध्ययन नहीं करता, अपितु विकास क्रम की सभी यानी विकास क्रम की सभी अवस्थाओं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं बौद्धिक आदि सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। यह बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन पहला है। दूसरा है बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। इसमें अवस्थाओं का था, इसमें बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। तो क्या दिया है, बाल विकास यानी कि बाल विकास के किसी एक ही क्षेत्र से संबंधित नहीं होता है। इसके अंतर विकास के सभी पहलुओं जैसे यानी विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक विकास और भाषा विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास और व्यक्तित्व विकास सभी का विस्तार पूर्वक यानी विस्तार रूप से पूरे जड़ से अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, यानी कि तीसरा क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट है बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। तो बाल विकास उन सभी तत्वों का अध्ययन करता है जो बालक के विकास को प्रत्यक्ष व यानी प्रत्यक्ष जो दिखाई दे, अप्रत्यक्ष जो दिखाई न दे रूप से प्रभावित करने वाले करते हैं, यानी कि वो बालक के विकास को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालक के विकास पर प्रमुख रूप से वंश परंपरा और वातावरण तथा परिपक्वता और शिक्षण का प्रभाव पड़ता है। बाल विकास की प्रक्रिया में इन तत्वों के कारण बालक का व्यक्तित्व एक विशेष रूप यानी कि ग्रहण करता है। वंश परंपरा बालकों को गर्भकाल के समय ही उनके माता पिता तथा पूर्वजों के विभिन्न शारीरिक व मानसिक गुण, योग्यताएं व क्षमताएं प्रदान कर देती है, जिनका प्रभाव जन्म के बाद आजीवन बालक के विकास के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। यह बालक के प्रभावित करने वाले कारक हैं। और भी आप परिभाषा अपने हिसाब से ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। तो बालक विकास केवल मानसिक दुर्बलताओं और रोगों का ही अध्ययन नहीं करता है, बल्कि मनोवैज्ञानिक यानी विभिन्न मनोवैज्ञानिक तरीकों से उनके उपचार भी प्रस्तुत करता है। मनोचिकित्सा बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की ही देन है। जो मनोचिकित्सा है वह बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की ही देन है। अगला यह पॉइंट है हमारा बालकों की रुचियों का अध्ययन। जो बालक की विभिन्न चीज़ों में रुचि होती है, किसी में रुचि होती है, उसका अध्ययन। तो बालक विकास के बालकों की रुचियों का अध्ययन, बालकों की रुचियों का अध्ययन का उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देश प्रदान करता है। रुचियां एक अर्जित व्यवहार हैं जो जन्मजात नहीं होती हैं बल्कि सीखी जाती हैं। रुचियां कार्य की प्रगति में प्रेरणा का कार्य करती हैं और लक्ष्य की पूर्ति को आसान बनाती हैं। यदि बालक की किसी कार्य में रुचि होती है तो वह उसे शीघ्रता से अधिक मनोयोग के साथ पूरा कर लेता है। ये थे हमारे 5 पॉइंट। क्या थे? 5 पॉइंट किसके थे? बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख 5 क्षेत्र थे। तो वो 5 क्षेत्र में आप लिख सकते हैं बालक की विकास की विभिन्न अवस्थाओं का, यानी कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, यानी किन किन अवस्था का अध्ययन किया जाता है। ये भी लिख सकते हैं बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन और बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन, बालकों की रुचियों का अध्ययन आदि सब आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इस तरह से आप बालक विकास को प्रभावित करने वाले क्षेत्र लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
तो आगे का हमारा क्वेश्चन है कि विकास के नियम को स्पष्ट कीजिए। तो विकास का नियम को हमें स्पष्ट करना है। क्या करना है? जो विकास का नियम है उसे हमें स्पष्ट करना है। कैसे स्पष्ट करना है? उत्तर अब हमें एक मनोवैज्ञानिक हैं हरलाक, उनके अनुसार यानी कि हरलाक ने विकास के नियमों की परिभाषा इस प्रकार की है। ठीक है, किस प्रकार की है कि विकास का नियम परिपक्व यानी कि परिपक्वता लक्ष्य की ओर समन्वित सुव्यवस्थित प्रकार की प्रगतिशील परिवर्तन श्रृंखला है। इससे स्पष्ट है कि विकास किन्हीं नियमों तथा विशेषताओं के आधार पर होता है। विकास के दौरान ये विशेषताएं प्रकट होती हैं। यानी कि जो हरलाक ने अपने विकास के नियमों की परिभाषा इस प्रकार दी है कि विकास का नियम यानी जो परिपक्वता है यानी कि मृत्यु पर्यंत, ठीक है, परिपक्वता लक्ष्य की ओर समन्वित होता है, यानी सुव्यवस्थित प्रकार से प्रगतिशील परिवर्तन श्रृंखला है। उन्होंने अपनी विकास के नियम को स्पष्ट करने के लिए क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है प्राणी विकास के कारण ही परिपक्व होता है। क्या है? प्राणी विकास के कारण ही परिपक्व होता है। दूसरा है परिपक्वता तथा शिक्षण दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। परिपक्वता और शिक्षण ये दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तीसरा पॉइंट है परिपक्वता स्वाभाविक है और विकास में परिवेश का योगदान रहता है। परिपक्वता स्वाभाविक है और विकास में इसका योगदान, विकास के परिवेश में इसका योगदान रहता है। चौथा पॉइंट है विकास जीवन प्रयत्न चलता रहता है। जो हमारा विकास है वह जीवन प्रयत्न चलता रहता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्वता में चेतना की अनुमति नहीं होती है। परिपक्वता में चेतना यानी चिंतन करने की अनुमति नहीं होती है, जबकि विकास की अनुमति होती है। ये थे विकास के नियम को स्पष्ट करने के लिए हरलाक के अनुसार हरलाक ने 5 पॉइंट बताए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन है हमारा विकास के नियम अथवा सिद्धांत क्या हैं। विकास के नियम और सिद्धांत क्या हैं? तो दिया है विकास, पहला पॉइंट क्या है? विकास के नियम अथवा सिद्धांत क्या है? या तो नियम या तो सिद्धांत। तो पहला क्या है हमारा? विकास निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करता है। क्या है? विकास निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करता है। कैसे? विकास सदा एक निश्चित प्रारूप के अनुसार होता है। जन्म से पहले और बाद में व्यक्ति का विकास नियमित होता है। शिशु पहले बैठता है, फिर खड़ा होता है और उसके बाद चलना आरंभ करता है। विकास का यह क्रम दिया है, विकास का यह जो है क्या दिया है क्रम सिरपुच्छीय तथा निकट दूरता अनुक्रम के प्रतिमान होता है। आगे क्या दिया है? दूसरा क्या है? सामान्य से विशेष की ओर का नियम। सामान्य से विशेष की ओर का नियम यानी कि विकास की प्रक्रिया में पहले कुछ सामान्य विशेषताएं प्रकट होती हैं, यानी कि कुछ सामान्य परिवर्तन होती हैं, बाद में जो अलग अलग यानी कि धीरे धीरे वो विशेष की ओर जाता है। तो बालक की दिया है विकास की प्रक्रिया में पहले कुछ सामान्य विशेषताएं प्रकट होती हैं, बाद में विशेषताएं उत्पन्न होती हैं, यानी कि कुछ सामान्य विशेषताएं प्रकट होती हैं, बाद में विशेषताएं उत्पन्न होती हैं। पहले शिशु का संपूर्ण शरीर गतिशील होता है, बाद में वह अपने अंगों को पृथक गतिशील करता है। यानी कि पहले शिशु का संपूर्ण शरीर गतिशील होता है, बाद में वह अपने अंगों को धीरे धीरे पृथक यानी अलग करता है। यह था सामान्य से विशेष ओर का नियम। आगे दिया है विकास यानी कि तीसरा पॉइंट है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। यह विकास के पदे पदे निश्चित रूप से होता है, यानी निश्चित रूप में होता है। अगला पॉइंट है हमारा कि वृद्धि से आप क्या समझते हैं। तो वृद्धि से आप क्या समझते हैं? सोरेनसन क्या है? सोरेनसन के अनुसार, यानी कि वृद्धि से आप क्या समझते हैं? वृद्धि की परिभाषा है सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि शब्द का उपयोग समानतः शरीर तथा उसके अंगों के भार अथवा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। यह वृद्धि नापी अथवा तौली जा सकती है। विकास का आशय अभिवृद्धि से होता है, परंतु यह मुख्यतः शरीर में होने वाले परिवर्तनों को प्रकट करता है। हरलाक के अनुसार
विकास अधिक बड़े हो जाने तक सीमित नहीं है। विकास अधिक बड़े हो जाने तक सीमित नहीं है। इसके बजाय इसमें परिपक्वता से परिवर्तनों की एक श्रृंखला निहित होती है। इसके बजाय इसमें परिपक्वता से परिवर्तनों की एक श्रृंखला निहित रहती है यानी होती है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन यानी कि नए नए विशेषताएं तथा नए नए योग्यताएं आती हैं। ये था विधि से क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा थी। इतना आप लघु उत्तरीय क्वेश्चन में लिख सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि या मानसिक योग्यता को स्पष्ट कीजिए। या तो बुद्धि या मानसिक योग्यता को स्पष्ट करना है, तो कैसे स्पष्ट करेंगे? तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बुद्धि या मानसिक योग्यता। तो व्यक्ति के विकास में बुद्धि एक महत्वपूर्ण प्रभावक है। क्या है? व्यक्ति के विकास में बुद्धि एक महत्वपूर्ण प्रभावक तत्व है। बुद्धि जन्मजात कारक है। जो बुद्धि है वह जन्मजात कारक है। जिस व्यक्ति में कुशाग्र बुद्धि होती है, सबसे तेज होती है बुद्धि उसकी, जिस व्यक्ति में कुशाग्र बुद्धि होती है उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास तेजी से होता है। ठीक है। टर्मन ने एक सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकाला है कि कुशाग्र बालक 13 माह में, औसत बालक 14 माह में, मंद बुद्धि बालक 25 माह में तथा मूर्ख बालक 30 माह में चलना सीखता है। इसी प्रकार बोलने, भाषा का विकास, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण में भी औसत तीव्रता पाई जाती है। यानी कि जो कुशाग्र यानी कि तेजी से समझने वाला बालक है वह 13 माह में चलना प्रारंभ कर देता है, और औसत बालक जो है वह 14 माह में चलना प्रारंभ कर सकता है, और मंद बुद्धि वाला 25 माह में प्रारंभ कर सकता है, चलना प्रारंभ कर सकता है, और जो मूर्ख बालक है वह 30 माह में यानी कि 30 महीने में चलना प्रारंभ यानी चलना सीखता है। इसी प्रकार जो है भाषा का विकास होता है, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण में भी औसत तीव्रता पाई जाती है। इस तरह से आप बुद्धि या मानसिक योग्यता को स्पष्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, यानी कि हरलाक के अनुसार विकास व बुद्धि की जो परिभाषा है, हरलाक के अनुसार उच्च स्तर की बुद्धि विकास को तीव्रगामी बनाती है। यानी कि जिसकी बुद्धि उच्च स्तर की होगी उसका जो विकास होगा वो तेजी से होगा, तीव्र गति से होगा, यानी कि तीव्रगामी बनाती है। और निम्न स्तर की जो निम्न स्तर की है उसे पिछड़ेपन से संबंधित, यानी कि जो निम्न स्तर की बुद्धि होती है उनका धीरे 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 विकास होगा, यानी कि पिछड़ेपन की स्थिति से संबंधित होता है। उनका विकास धीरे धीरे होगा। अब आइए कुछ प्रश्न 8वां दिया है, अंतःस्रावी यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की विशेषता क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों की विशेषता क्या है? तो सबसे पहले उत्तर में हम हेडिंग डालेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो आपको जब पेपर लिखना है वो सबसे पहले यदि आपको पेपर मिलेगा तो आप दीर्घ वाला पहले क्वेश्चन करिएगा। क्या करिएगा? दीर्घ वाला पहले क्वेश्चन करिएगा, बाद में आप जो आपको आता है वही करिएगा। क्योंकि यदि आप दीर्घ क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है, यदि आप उसे कर लेते हैं तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे किसी भी हर हालत में। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की विशेषताएं क्या हैं? हेडिंग डालेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। क्या है? व्यक्ति के शरीर में कुछ ग्रंथियाँ होती है। क्या है? व्यक्ति के शरीर में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें एक प्रकार का रस निकलता है। यह रस व्यक्ति के अनेक प्रकार के परिवर्तन करता है। यानी कि व्यक्ति के शरीर में कुछ अनेक प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, उनमें एक प्रकार का रस निकलता है। यह रस व्यक्ति के विभिन्न प्रकार की यानी कि अनेक प्रकार का परिवर्तन करता है। उनमें क्या है? गल ग्रंथि, उपगल ग्रंथि, गल ग्रंथि, उपगल ग्रंथि, शीर्ष ग्रंथि, ग्रीवा ग्रंथि, प्रभुत्व ग्रंथि, एड्रीनल काय ग्रंथि को बोलते हैं। यहाँ पर एड्रीनल ग्रंथि दिया है, तथा यौन ग्रंथि में एक प्रकार का रस निकलता है। इन रसों की कमी या अधिकता से व्यक्ति में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि इनकी कमी से व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के अलग अलग दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यथा पुरुषों की आवाज़ स्त्रियों जैसी हो जाना, यानी कि इनकी कमी से पुरुषों की आवाज़ स्त्रियों जैसी हो जाना, लड़कियों की दाढ़ी मूंछ आ जाना, यौन ग्रंथियों के अधिक सक्रिय होने से लैंगिक विकास शीघ्र होने लगता है।
ठीक है, इन सभी की कमी से। तो आप अंतःस्रावी ग्रंथियों की परिभाषा इस तरह से भी दे सकते हैं, और आपको यदि अच्छे से और परिभाषा आती है तो और भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना का भी। नेक्स्ट वीडियो में तो याद रखिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न 8 तक हुआ था। अब इसके बाद यानी कि इसके बाद वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करेंगे। तो यदि आप बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर साइकोलॉजी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को देखकर ज़रूर आइएगा। साथ में इसके पहले वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारे इस वीडियो चैनल पर आपको जो साइकोलॉजी का इम्पॉर्टेंट है वो आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताया जा रहा है, यानी कि खंड बाय खंड। यानी कि सबसे पहले आपको अति लघु बताया गया, अब दीर्घ यानी कि लघु बताया जा रहा है, उसके बाद दीर्घ बताया जाएगा। तो चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।